5000 स्टॉक से मैं 15 स्टॉक तक कैसे पहुंचूं? स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है दे आर ऑल बिजनेसेस। डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग थीम्स में काम कर रही हैं। इनको फिल्टर करने के दो ही तरीके होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी फाइनली किसी भी थीम किसी भी सेक्टर को बनाएगी या बिगाड़ेगी। बहुत सारे सेगमेंट सेक्टर्स हैं, हम कैसे पहुंचे अपने पसंदीदा सेक्टर तक? द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लुक इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल्स इज डेट। अगर कंपनी पे डेट नहीं है तो वो बैंकरप्ट नहीं होगी, वो चलती रहेगी। आज से 5 साल 10 साल के क्या थीम्स आपको आइडेंटिफाइड है? हमें नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, हमें स्टडी नहीं करनी, आप तो हमें बता दो आपके हिसाब से कौन सी थीम्स हैं। आई थिंक द फर्स्ट थीम शुड बी, अगर आप आज के दिन जॉब कर रहे हो या फिर इवन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तब भी मार्केट की मिस्टेक्स तो मोर और लेस सेम ही होगी, तो कौन सी मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है दैट इज लूजिंग टाइम। आज के दिन स्टॉक मार्केट में हमारे सामने 5000 से ऊपर कंपनीज अवेलेबल है। जब इतना बड़ा बास्केट होता है सिलेक्शन के लिए तो एंड में हमारे पसंदीदा 10 से 15 स्टॉक तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है राघव सर, जो खुद सेबी रजिस्टर्ड आरए है, और ये आपको एक ऐसा सिलेक्शन का प्रोसेस बताएंगे कि इस सिलेक्शन के प्रोसेस को यूज करते हुए आप अपने सबसे पसंदीदा ऐसे स्टॉक जो एक्चुअली आपके लिए परफॉर्म करने की क्षमता भी रखते हैं उन तक पहुंच पाएंगे। ये हमारा एक नया एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद अनंत, और हमारे आज के गेस्ट है राघव सर। सर वेलकम है। आपकी खुद की स्टोरी पे मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे को आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, बट स्टार्ट करते इसी चीज से कि 5000 स्टॉक से मैं 15 स्टॉक तक कैसे पहुंचूं? स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है दे आर ऑल बिजनेसेस। डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग थीम्स में काम कर रही हैं। इनको फिल्टर करने के दो ही तरीके होते हैं जो हमने सब सुने भी हैं। एक तो टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच में सबसे टॉप पे बैठी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने कोई भी अनाउंसमेंट करा या गवर्नमेंट का कोई भी विजन होता है कि 2027 के लिए विजन है, 2030 के लिए, 35 के लिए, 2047, इवन 2070 तक का विजन है कि वी हैव टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इस तरह का जब भी कोई विजन अनाउंस होता है या जब भी कोई पॉलिसी अनाउंस होती है तो हमें पता चलता है कि किस थीम को ये अफेक्ट कर सकती है। अब थीम से सीधा सा मतलब है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ थीम जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स एंड हाईवेज एक सेक्टर हो सकता है, उसके अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, गैस एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है। तो हमें गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से, किसी भी अनाउंसमेंट से पता चलता है कि ये थीम यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। फिर अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली ये किस सेक्टर की तरफ जा रहा है। वहाँ से उस सेक्टर में जाने के बाद अब हमने थीम और सेक्टर दोनों आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमारे लिए सबसे पहली चॉइस आएगी कि हम किस तरह की कंपनी को वहाँ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या छोटा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहला फिल्टर जो अपने लिए लगाऊंगा, चाहे मैं कोई भी स्क्रीनर यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगाने की या बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे लिए होगा कि वो कंपनी एक पर्टिकुलर मार्केट कैप के रेंज में फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट कैप लगाई उसकी 1000 करोड़ टू 5000 करोड़ या अंडर 8000 करोड़, XYZ जो भी मैं मार्केट कैप में कंफर्टेबल हूँ। यहाँ से अब मेरी चॉइस नैरो डाउन होती है। आफ्टर जब ये नैरो डाउन हो जाती है चॉइस, उसके बाद मेरे फिर बाकी पैरामीटर्स शुरू होते हैं। कुछ तो इनिशियल फाइनेंशियल पैरामीटर्स होंगे जो मुझे एकदम शुरू में देखने हैं, और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होंगे जब मैं बिजनेस की डेप्थ में घुसूंगा, वो कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो भी अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि मैं टॉप डाउन चला हूँ तो मुझे लगातार इसको उस मतलब टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले आपका थीम आइडेंटिफाई होती है, सेक्टर आइडेंटिफाई होता है, फिर एंड में आप स्टॉक्स तक पहुंचते हो। फिर आप कंपनी आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके बिजनेस को कोरिलेट करते हो कि क्या ये वहाँ तक पहुँच सकता है, उसके साथ कोरिलेट करेगा। अगर ये थीम ग्रो करता है, सेक्टर ग्रो करता है, तो क्या ये कंपनी वेल अलाइंड है उस ग्रोथ के लिए। तो ये टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगी क्योंकि यहाँ पे अब हम पहुँच गए 5000 कंपनीज के पूरे पूल में, बट इतना कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट आएगा, या तो कंपनी का कोई अनाउंसमेंट आएगा, छोटा सा अनाउंसमेंट हो सकता है उसने स्प्लिट अनाउंस कराओ, हो सकता है उसने बोनस अनाउंस कराओ, कोई नया उसने फैक्ट्री शुरू करी है उसका अनाउंसमेंट हो, कोई भूमि पूजन हो रहा है, कोई एक्सपेंशन प्लान है, कोई ऑर्डर उसको मिला है। ये सारे चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, वो BSE पे और NSE की साइट्स पे डिस्क्लोज करती रहती हैं कंपनीज। यहाँ से आपको एक छोटा सा ट्रिगर मिल सकता है। डेफिनेटली ये एक कंपनी नहीं होगी, दो कंपनीज नहीं होंगी, अब बहुत सारी कंपनीज होंगी। हो सकता है 50 कंपनीज के अनाउंसमेंट्स रोज़ हो रहे हो, 100 कंपनीज के अनाउंसमेंट्स रोज़ हो रहे हो। यहाँ से अगेन आपने उनको अपनी शीट में रखा या आपने उनकी लिस्ट बनाई, फिर आप अगेन मार्केट कैप में पहुँच गए। मार्केट कैप में पहुँचने के बाद आपने पहले मार्केट कैप के हिसाब से उनको अलग किया, अपनी कंफर्टेबल जोन जो आपका है मार्केट कैप का, जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आप अब चलोगे ऊपर, नेक्स्ट कम्स द सेक्टर।
ये सारी कंपनीज किस किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं। आप अपने पसंदीदा सेक्टर्स लोगे या उन सेक्टर्स को करोगे जहां आप कंफर्टेबल हो। अगर आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप देखोगे कि जिस थीम के अंदर ये सेक्टर जा रहा है उस थीम को लेकर के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी फाइनली किसी भी थीम किसी भी सेक्टर को बनाएगी या बिगाड़ेगी। कोई भी सेक्टर या थीम कितना आगे तक जाएगा वो डोमेस्टिकली और ग्लोबली कितना अलाइंड है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करेगा। तो हम टॉप डाउन जब आए तब हम गवर्नमेंट से लेकर के कंपनी तक पहुंचे, और जब हम बॉटम अप गए तब हम कंपनी से शुरू करके फिर मार्केट कैप, उसके बाद सेक्टर, उसके बाद थीम, और फिर हम उसे अलाइन करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि क्या ये थीम एक्सपैंड कर सकता है। अगर हमें लगता है हाँ ये थीम एक्सपैंड कर सकता है तो हम अपनी रिसर्च को अब हम उसके बिजनेस के अंदर डीप डाइव कर सकते हैं, उसके बाकी फाइनेंशियल्स के अंदर डीप डाइव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो अप्रोचेस हो गई है, आप कौन सी फॉलो करते हो? दोनों आप दोनों करते हो? दोनों अप्रोचेस फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम वेरी बुलिश ऑन ग्रीन एनर्जी। इसका ठीक मतलब है। ये नहीं है कि ग्रीन एनर्जी के अलावा सेक्टर्स नहीं है, बट ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाए तो वो एक थीम है। उसके अंदर फिर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सोलर इज़ वन सेक्टर, विंड एनर्जी इज़ वन सेक्टर। तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट इज़ वेरी बुलिश। वो उन्होंने बुलिश बना दिया है इस सेक्टर को। उन्होंने बार बार 2030 के लिए अपने जो टारगेट्स हैं वो दिए हैं, और उसके बाद 2070 का, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जीरो कार्बन एमिशन का अनाउंस कर ही रखा है। एंड उसके लिए वो कांस्टेंट कुछ ना कुछ एफर्ट उनका चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या PSUs हो, किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी को आगे ला सकते हैं। तो ये एक थीम हो गया जो तो ये कि टॉप attack डाउन करता है। अप्रोच का ये पार्ट टॉप डाउन अप्रोच कि का पार्ट आपको हो गया। ग्रीन एनर्जी पसंद आ रही है, चाहे उसमें सोलर हो, विंड हो, कोई सा भी सेगमेंट हो, बट आपको ग्रीन एनर्जी पसंद आ रही है टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस Top में। down। अब बॉटम अप बॉटम अप अप्रोच के बेस पे ज़्यादातर जो स्टॉक्स फिल्टर में आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, या तो किसी ने कोई एक्सपेंशन अनाउंस किया होता है या किसी का कोई बोनस या आपने एग्जांपल्स भी दे दिया दोनों थीम का। इस तरीके से कोई खबर आई होती है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि अब आगे चल के इस कंपनी के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, देन वी कैन शॉर्टलिस्ट, और फिर हम इन्वेस्टमेंट की कॉल ले सकते हैं उसके अंदर। इंटरेस्टिंग। तो आपने अप्रोचेस बता दी, तो अब हमें ये बताइए कि मुझे 15 स्टॉक्स तक पहुंचना है या 20 स्टॉक्स तक पहुंचना है, कैसे पहुंचा जाए? 5000 स्टॉक्स है, बहुत सारे सेगमेंट सेक्टर्स है, हम कैसे पहुंचे अपने पसंदीदा सेक्टर तक? सबसे पहले आप सिलेक्ट करो कि आपकी मार्केट कैप कौन सी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कंपनी का साइज क्या है। आर यू कंफर्टेबल विद स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स, या लार्ज कैप्स में जाना चाहिए? अब लार्ज कैप्स में जा रहे हैं तो क्या हम ब्लू चिप्स में ही कंफर्टेबल है या निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर ही कंफर्टेबल है? एक बार अगर हमने मार्केट कैप को डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे उसके कंपनी के, क्योंकि सबसे पहले हमें फाइनेंशियल समझ में आएगा। बिजनेस के अंदर तो जब हम जाएंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस है। जब हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो फाइनेंशियल्स के अंदर जो भी आपको लगता है कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो मेरे लिए डील ब्रेकर होंगे, कि अगर ये है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है सारी की सारी। हाँ, अगर ये येस है, ये ओके है, ये चेक हो चुका है, जब मैं आगे बढ़ूंगा ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद कोई ऐसा फैक्टर नहीं आएगा जो मेरी डील ब्रेकर नहीं बनेगा, बट पहला डील ब्रेकर तो यही है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला डील ब्रेकर मार्केट कैप हुई कि साइज ही अगर गलत है तो मैं नहीं जा रहा। तो सर इसको ना थोड़ा सिंपल करते हैं, हम तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं, आप किस तरीके से करते हो सिलेक्ट, हमें तो वो बता दो। आप तो अपना मार्केट कैप बताओ कि यार मुझे ये मार्केट कैप पसंद है, मेरे लिए ये पैरामीटर्स है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, मेरे लिए जनरली आई गो विद स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या छोटी मिड कैप कंपनीज। तो मार्केट कैप का फिल्टर क्या हुआ सर? मार्केट कैप जनरली आई कीप इट बिलो 10,000, और अगर उसके बाद दूसरा जो उसका पड़ा हुआ 5,000, और अगर 2,000 करोड़ के अंदर है तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात है। इफ इट गोज अंडर 1,000 करोड़ तो आई कॉल इट अ माइक्रो कैप। हालांकि ऐसी कोई बाय डेफिनेशन नहीं है कि माइक्रो कैप कोई चीज़ होती है, बट आई कॉल इट अ माइक्रो कैप। तो वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से पैरामीटर्स, थोड़े आपके सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगी, आपकी रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एक बार मार्केट कैप सेट हुई, उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लुक इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल्स इज डेट। अगर कंपनी पे डेट नहीं है तो वो बैंकरप्ट नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और अगर कंपनी हेवी डेट्स में काम कर रही है तब एक कॉशन आपको यहीं से रखना पड़ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एक प्रॉपर रेड फ्लैग है, बट हाँ ऑरेंज फ्लैग ज़रूर है जो रेड के करीब आ तो सकता है। डेट को पता करने के लिए क्या देखूं मैं बैलेंस शीट में? आप कोई रेशियो बता दो या नहीं, हम क्या रेशियो की देखें? जरूरत नहीं, सीधा डेट दिखाई देती है। डेट आपको फिगर्स में दिखाई देती है, तो आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट देख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो जनरली रोज़मर्रा के बिजनेस के लिए की जाती हैं, जिसको आप करंट रेशियो से, क्विक रेशियो से एवेल्युएट कर सकते हैं कि कंपनी कितना सर्विस कर सकती है अपने डेट को। बट जो लॉन्ग टर्म डेट है उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने जा रहे हैं और वो कंपनी के प्रॉफिट्स को कितना ईट कर रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेट कंफर्टेबल जोन में आ गई आपके, देन आप जा सकते हैं उसकी सेल्स पे। सेल्स मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाती है इन दोनों के बाद। सेल्स देखने के बाद अगर मुझे लगता है हाँ एक कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से सेल्स को रिलेट कर रही हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट कैप एग्जॉर्बिटेंट हो रही है और सेल्स उतना ज़्यादा उसको नहीं जस्टिफाई कर पा रही, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं हो सकता, बट आपको देख के उसके बिजनेस के हिसाब से आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, इतनी सेल तो होनी चाहिए। आफ्टर सेल्स आई गो टू द नेट प्रॉफिट मार्जिन।
नेट प्रॉफिट मार्जिन से मुझे पता चलता है चाहे जो भी कंपनी ने धंधा करा उसके बाद उसकी जेब में कितना पैसा बचा। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन 14%, 50%, X% जो भी है, उससे हमें आइडिया लग जाता है इतना परसेंट वो कंपनी सेव कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स की कंसिस्टेंसी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं कि वो ग्रो कर रहा हो, हर क्वार्टर में या हर साल कोई भी कंपनी ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। दूसरा, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कंपनी के जो वन टाइम आइटम्स हैं उससे, आपने भी एक वीडियो अभी बनाया था इसके ऊपर, एंड आई सॉ दैट वीडियो, इट इज़ अ वेरी नाइस वीडियो, तो उसमें आपने वन टाइम आइटम्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया था। तो यू नो दैट इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि अगर वन टाइम आइटम से ही सेल जनरेट हुई है या रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके कंफर्ट जोन में आ गया, डेट आपके कंफर्ट जोन में आ गई, तब आप देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन का पी रेशियो में पता चल जाता है, इंडस्ट्री पी से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। देन यू गो टू द बुक वैल्यू एंड जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है उसका रेशियो देख सकते हैं। और उसके बाद ये सारे फैक्टर्स अगर हमारे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ये 6-7 फैक्टर्स, तब यहाँ से हम बिजनेस के अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियली ये कंपनी सपोर्ट कर जाएगी मेरे इन्वेस्टमेंट को। अब मुझे देखना है कि बिजनेस करती क्या है, एक्चुअली क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। जब हम प्रोडक्ट्स के अंदर घुसेंगे तब हमें उसका पूरा एक्चुअल बिजनेस पता चलेगा। वहाँ से फिर हमारा कोरिलेशन शुरू होगा उसके सेक्टर, उसके थीम और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया हम रिटेलर्स के लिए? सर हम तो आम आदमी है सर, हमारे पास इतना ना टाइम है ना एक्सपर्टीज़ है, कुछ और इजी करके दीजिए ना मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना स्टडी करने के लिए एक स्टॉक, आपके पास देखिए सर आप रिसर्च एनालिस्ट है, आपके पास पूरा टाइम है ये काम करने के लिए, आप कर रहे हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतने सारे फिल्टर्स को देखूं, उसके बाद बिजनेस मॉडल भी स्टडी करूं। जी, मेरे को मेरी पकी पकाई मैगी चाहिए। जब आप फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स आपके। अगर आप screener.in साइट तो पे देखते आप हैं, स्क्रीनर पे हम गए, फॉर एग्जांपल हम चले गए स्क्रीनर, अब मेरे को पहला फिल्टर मैंने मार्केट कैप का लगा दिया, 1 to 10,000 करोड़ के बीच की, या बिलो 10,000 करोड़ लगा दिया हमने, ये हो गया। सेल्स में क्या फिल्टर लगाऊं सर मैं? सेल्स टू मार्केट कैप रेशियो लगा सकते हैं। सेल्स टू मार्केट कैप रेशियो का हमें क्या चाहिए आपको मिनिमम? हाईएस्ट से शुरू करिए। सेल्स टू मार्केट कैप रेशियो, आप हाईएस्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाईएस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1:1 रहेगा, कि जितनी मार्केट कैप है उतनी सेल्स कर रही है वो कंपनी। अगर वो कोरिलेट करता है कि हाँ उसमें एक साइजेबल नंबर ऑफ कंपनीज आ जाती हैं मेरे उसमें बास्केट में और जिनको मैं स्टडी कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। और अगर मुझे लगता है नहीं अभी तो बहुत कम 4-5 कंपनी आई हैं मेरे उसमें, और तो 0.8, 0.7 हाँ फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा नीचे लाएंगे, बट एक जगह लाके उसको रोकेंगे कि इससे नीचे फिर मुझे नहीं चाहिए। वो यूजुअली 0.5 होगा। 0.5 तो 0.5 अच्छा रहेगा। अगर छोटी रहेगा। कंपनी है तो अच्छा रहेगा, बड़ी कंपनी है तो नहीं, डेफिनेटली हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप्स से माइक्रो कैप्स, तो वो जितना करीब रहेगा मार्केट कैप के उतना अच्छा रहेगा। तो ये हमें दूसरा हो गया। अब तीसरा बताओ सर, फिर इसके बाद में क्या तीसरा, करूं गो टू filter? डेट। डेट। हाँ, डेट के लिए कौन सा रेशियो देख लूं सर मैं? आप डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी डेट देख टू लिया। इक्विटी रेशियो देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो को भी नीचे से शुरू करिए, जो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हो या आपकी इच्छा है कि इतना कम होना चाहिए। जैसे आप उसे 0.1 से कर दो कि इफ इट इज लेस देन 0.1, 0.1? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि Brilliant हो गया ये तो, sir. स्टार्ट विद द लीस्ट अमाउंट, देन गो अप। अब आपको दिखेगा यार तो 5 ही कंपनीज आई, ये तो नहीं हो सकता, 5 कंपनीज में मैं क्या रिसर्च करूंगा, तो आप उसको 0.15 कर दो, 0.2 कर दो, धीरे धीरे बढ़ाते चलो उसको। जब आप बढ़ाते चलोगे तो आपका नेट ब्रॉडन होता चला जाएगा। उसके बाद अब आप एक जगह लाके रोक दोगे कि हाँ यहाँ आप ठीक है, यहाँ वो रुक गया। क्या जगह हो सकती है सर? 0.5 आई थिंक इज द मैक्स छोटी कंपनी के हम लिए। तो कहते हैं 2:1 भी बहुत अच्छा है। सर अगर कंपनी थोड़ी बड़ी है, एस्टैब्लिश्ड छोटी है, कंपनी में 0.5 इज दी। हाँ वहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे है तो कंपनी कंफर्ट जोन में रहेगी, काम करती रहेगी। उसके बाद जब डेट आपने देख लिया, वो देख लिया, फिर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाओ। नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरली परसेंटेजेस में होता है, तो अगर हम उसको फिर हाईएस्ट पे लेके चलते हैं, हम 25% से शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद 25%। 25% पे हो सकता है बहुत कम, जब इतने आपने लगा दिया उसमें 25% नेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी कंपनीज अचीव कर पा रही हैं, वो फिर कम हो जाएंगी। अब आप उसे धीरे धीरे नीचे लेते रहो, और मेरे ख्याल से 10 to 15% के बीच में कहीं रुक जाना चाहिए। 10% पे रुक जाते हैं। नॉट लेस देन 10 तो मतलब मिनिमम हो जाएगा। और 5 से अगर हमारे पास साइज आई जाएंगी साइजेबल कंपनीज, द नेक्स्ट फिल्टर दैट यू कैन गो फॉर इज, जब ये सारे आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं, आई थिंक द नेक्स्ट फिल्टर नाउ यू कैन गो फॉर इज द सेक्टर। अब आप सेक्टर का फिल्टर लगा सकते हैं कि इसमें जो आपका सेक्टर है जिसको आप समझ सकते हो। वैसे आपने इतने फिल्टर्स लगा दिए जो अभी हमने डिस्कस की, ये तो हमने बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लिया। इसके बाद जितना मैं समझ पा रहा हूँ 50 से ऊपर कंपनीज किसी भी हालत में किसी भी समय पे नहीं आएगी, बल्कि एज पर माई एक्सपीरियंस 12, 15, 20 कंपनीज ही आपके पास फिल्टर में आ चुकी है अभी। उसके बाद आप ये देख लो कि कौन सा सेक्टर आपको पसंद है, कौन सा सेक्टर की आपको समझ है, या कौन सा सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, थीम में चल रहा है, माहौल में चल रहा है,
उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। जी, थीम में माहौल में जो इस समय चल रहा है वो भी, और आने वाले 10 साल तक कौन सा सेक्टर है जो फेवरेबल रहेगा, वो कैसे पता चले? वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो सब कुछ क्या गवर्नमेंट पढ़ूंगा? की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी मुझे इसके लिए? नहीं सर, जो मेजर वो हैं अनाउंसमेंट्स वो तो हमें पता होते हैं। नीति आयोग का भी अगर मान लीजिए मेजर कोई अनाउंसमेंट है तो वो पर्टिकुलर हमें पता होगा कि उसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ टाइम पहले नीति आयोग ने कहा था कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाई 2030 का उन्होंने एक विजन दिया था। तो 2030 में दे वर वेरी एक्सप्लिसिट, उन्होंने हर तरह के व्हीकल का अलग अलग बताया। वो चाहते हैं इलेक्ट्रिक बसेस का व्हीकल मार्केट इतना बढ़े, वो चाहते हैं पैसेंजर कार्स का मार्केट इतना बढ़े। तो अगर आप ये देखो कि आज कितना है वो मार्केट, अगर आपको आज दिखाई देता कि यहाँ से अगले 5 सालों के अंदर जो उनका विजन है वो तो 100 टाइम्स लेके जा रहा है इस मार्केट को। तो अगर कोई मार्केट 100 टाइम्स एक्सपैंड करेगा तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कंपनीज कितना एक्सपैंड कर जाएंगी। और अगर वो आज दे आर नॉट द फ्लेवर, दे आर नॉट इन द राइट फ्लेवर, जब वो आएंगी, जब फेवरेबल बनेंगी, जब वो सबकी नज़र जानी शुरू होगी तो पी रेशियो एक्सपेंशन भी होगा। तो वहाँ से प्राइस वैल्यू अनलॉकिंग बहुत हेवीली शुरू हो जाती है। तो सर अपन एक काम करते हैं, इसमें और इजी करते हैं सर सबके लिए। आज डिस्कशन करने बैठे हैं और आज से 5 साल 10 साल के क्या थीम्स आपको आइडेंटिफाइड है। हमें नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, हमें स्टडी नहीं करनी, आप तो हमें बता दो आपके हिसाब से कौन सी थीम्स है जहाँ पे हमें आप 5 थीम्स बता दीजिए, उसमें से हम हमारी थीम ढूंढ लेंगे, हमारी स्टडी कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 5 थीम बता दीजिए सर। आई थिंक द फर्स्ट थीम शुड बी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। माइक्रो कैप की भी अगर कुछ छोटा होता हो वहाँ से लेकर के लार्जेस्ट कैप तक आप जा सकते हैं। इवन अदानी इज़ इनटू अलॉट इनटू ग्रीन एनर्जी। अब रिलायंस अनाउंस किया पूरा अपना सोलर पार्क और वो सब। तो छोटे से लेकर बड़े तक आपके पास बहुत कुछ रहेगा रिसर्च करने को और इन्वेस्ट करने को। सेकेंड, वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर्स इज केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई बहुत एग्जॉर्बिटेंट इसके लिए कोई अनाउंसमेंट्स किए हैं, बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ केमिकल सेक्टर। और 2022 के बाद थोड़ा रुक भी गया है सेगमेंट। हाँ, थोड़ा सा रुका हुआ भी है। इस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट द कंपनीज आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। तो हम चाहे मोबाइल हो हमारा, या माइक हो या कुछ भी हो, एवरीवेयर केमिकल्स आर यूज्ड। तो केमिकल सेक्टर तो हमेशा ग्रो करेगा ही करेगा, और कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं आ सकती आने वाले 50-100 सालों तक जो उसको रोकने की कोशिश करे, तो उससे काफ़ी कुछ अफेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट केमिकल सेक्टर के बाद एक सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज भी अगेन वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से लिंक्ड भी है, रिलेटेड भी है, बट एनर्जी स्टोरेज अपने आप में एक काफ़ी बड़ा थीम है, बड़ा सेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितना एनर्जी स्टोरेज पे इंडिया में काम हुआ है वो दैट वाज जस्ट ए। अब वो बी से लेके जी तक सारा का सारा ये बचा हुआ है। जितना हम एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे तो एनर्जी स्टोरेज वुड बी वन। फिर अगर इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, या आप कोई इन्वेस्टर सोचता है कि नहीं मैं ठीक है यार थोड़ा ट्रेडिशनल्स की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंस एंड बैंकिंग क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम $4 ट्रिलियन 5, 7, 40 ट्रिलियन जहाँ भी जाएंगे, तो ये पैसा कहाँ जाना है? ये तो सब बैंकों के थ्रू ही रूट होना है। जो RBI गवर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू ही रूट होना है। जब वहाँ से रूट होगा ये सारा पैसा, तो ये सेक्टर तो रुक नहीं सकता। फिर डिजिटाइजेशन की वजह से अब फिजिकल जो ब्रांचेज हैं उनकी नीड कम होती जा रही है। फिजिकल इतने आपको एम्प्लॉयज़ मेंटेन, काफ़ी सारा काम तो अब आपका मोबाइल ऐप से ही हो जाता है। तो वहाँ से बैंक्स की थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी और रीच और ज़्यादा बढ़ती है। तो आई थिंक दीज सेक्टर्स आर वेरी गुड। इंटरेस्टिंग। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन में हम लोग मिस्टेक्स पे जाएंगे, पर वो मिस्टेक्स से पहले मैं आपसे ना आप सभी के लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर, ये जो हमारा कंप्लीट पॉडकास्ट सेटअप स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टार्टिंग ही हुई थी ये जानने की वजह से जब मुझे पता चला कि सर डेंटिस्ट थे और डेंटिस्ट से ये सेबी रजिस्टर्ड RA बने हैं। तो ये स्टोरी क्या है सर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप ये स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो हमने करी है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल जर्नी बेटर रहेगी और अपने गोल्स तक पहले पहुंच पाएंगे। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से स्पेशल चीज़ है आप सभी के लिए। सर ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं बोलने के लिए या आपको बताने के लिए, बट सर यूजुअली संडे को एक क्लास करते हैं जो रेगुलर होती है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए उनकी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई थिंक 499 रुपीज़ आप लेते हो उसके लिए, चार्ज करते हो एक क्लास के लिए, बहुत नॉमिनल चार्ज है। अगर आपकी इच्छा है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पिच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एज ए जेस्चर मुझे लगा कि यार मुझे आपको बता देना चाहिए, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आके चेकआउट कर सकते हो, लिंक है। खुद सेटिस्फाई होने के बाद ही चेकआउट करना, खुद स्टडी करने के बाद ही चेकआउट करना। पहले सर जो हमारी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग की बात हुई थी, और हमने ये पॉडकास्ट भी इसलिए किया जब पता चला कि आप डेंटिस्ट थे और डेंटिस्ट से RA बने हो। ये क्या था, मतलब दांतों में पैसा कम था?
नहीं सर, डेफिनेटली पैसा तो हर जगह बहुत है। वैसे डेंटिस्ट इज एन अमेजिंग फील्ड एंड आई लव डेंटिस्ट सर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त डेंटिस्ट है। नहीं, इवन आई लव द फील्ड एंड आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क इन डेंटिस्ट्री। तो आई टेल यू हाउ आई गॉट अट्रैक्टेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब डेंटिस्ट्री से पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा आया। उस समय फिजिकल सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स। तो मेरे डैड के कुछ सर्टिफिकेट्स हुए दिखे, तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोले ये शेयर्स होते हैं। मैं शेयर्स क्या चीज़ होती है? तो बोले ये ऐसे होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वहाँ पे शेयर्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ क्या है? तो वो बोलते कि ये सर्टिफिकेट होता है, ये इस सर्टिफिकेट से आपको कंपनी का कुछ मिलता है। कुछ तो उन्होंने मुझे समझाया, कुछ मुझे समझाया। मुझे इतना समझ में आया कि माई डैड इज़ अ पार्टनर इन दोज कंपनीज। मुझे ये दिखाई दिया, मैं कहीं तो बड़ी सारी कंपनीज है, आपका इन सब कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। तो माई डैड वॉज कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, मतलब मैं जो हूँ वो हूँ, बट ये जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट आइडिया समहाउ वो दिमाग में बस गया, और वो आज तक है कि दिस इज़ वन मार्केट दैट मेक्स मी अनलिमिटेड। मैं चाहे डेंटिस्ट हूँ, मैं चाहे मैं यूट्यूबर हूँ, या मैं कोई दुकान चलाता हूँ, मैं कोई सर्विस करता हूँ, बट दिस मार्केट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप होल्ड कर सकता हूँ। बहुत प्यारी लाइन है ये जी, ये मार्केट आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड बनाता है, एंड इट गिव्स यू दैट पोटेंशियल। वो जो स्काई इज़ द लिमिट या स्टार्स आर द लिमिट, ये आपको वहाँ तक ले जा सकता है। सो डेफिनेटली इतना बड़ा मार्केट सरल तो नहीं हो सकता। तो इसका ये मुझे सबसे पहला पॉइंट इसकी तरफ अट्रैक्ट करा, और वो आज तक मुझे वही अट्रैक्ट करता है कि इट स्टिल मेक्स मी अनलिमिटेड, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है छोटे से पैसे से भी मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात जो मुझे इसके अंदर अट्रैक्ट करी, कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसके अंदर कोई वो आप में और मुझे भेदभाव नहीं करेगा। आपने 100 रुपये डाले, वो आपको 100 रुपये के हिसाब से रिटर्न दे देगा। मैंने 10 रुपये डाले, मुझे 10 रुपये के हिसाब से रिटर्न दे देगा। मैंने क्या करा उसके साथ, वो बस उस पर रिएक्ट करेगा। वो कोई भेदभाव हम में किसी में नहीं करेगा। फिर इसकी नॉलेज, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी जना इसको एक्वायर कर सकता है, कोई भी जना सीख सकता है। मैं डेंटिस्ट होकर सीखता चला गया। तो डेफिनेटली इसका कोई कोर्स नहीं होता। कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो आपको स्टॉक मार्केट की एक आप कोर्स सोचो। हाँ, एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग। आप वहाँ जाते हो, हारते हो, थकते हो, उसके बाद दोबारा खड़े होते हो, फिर करते हो, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जब तक कि आप रैश नहीं हो जाते। तो फिर डेंटिस्ट्री चलती रही, इन्वेस्टमेंट्स चलते रहे। डेफिनेटली ऑब्वियसली वो स्मॉल होते थे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स होते थे। फिर उसके बाद व्हेन कोविड के, तो कोविड में काफ़ी जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसके बाद धीरे धीरे क्लिनिक्स वगैरह सब ओपन अप हुई थी, एंड आई वाज इन्वेस्टिंग। तो एक ख्याल मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि जो इन्वेस्टमेंट्स थे उस समय सारे नीचे आ गए थे। स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से प्लमेट करा था, और जो स्टॉक्स थे वो सबके नीचे आ गए थे। तो मुझे दिमाग में ख्याल आया कि एज अ मिडिल क्लास की अ पर्सन जिसके घर है, परिवार है, अगर स्टॉक मेरे गिरे हैं तो मुझे कितना अफेक्ट हो रहा है। मेरा बिजनेस भी इस समय अफेक्ट हो रहा है, मेरी क्लिनिक अफेक्ट हो रही है, तो ऐसा तो पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा होगा। तो लेट अस टॉक टू देम, लेट अस डिस्कस थिंग्स। क्यों ना एक बार शुरू करते हैं, बात करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं स्टॉक्स के बारे में। अब जो हमारा एक सर्कल होता है, उसके बाहर अगर आपको जाना है तो यूट्यूब मुझे दिखाई दिया कि एक होता है, इट वॉज नेवर प्लान्ड, बट ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान था। आपका चैनल में ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। सो आई जस्ट स्टार्टेड, आई मेड वन वीडियो, एंड इट वाज वेरी एक्सटेम्पोर वीडियो। वो कोई उसका वो नहीं था, प्लानिंग या कुछ था। पीपल लाइक दैट वीडियो बिकॉज वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड था, आज के पॉडकास्ट की तरह। एंड वो उससे मुझे कमेंट्स भी आए, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि हाँ इस समय परेशानी हो गई है, म्यूचुअल फंड्स डाउन है, किसी का लॉक इन है म्यूचुअल फंड, वो पैसे नहीं निकाल पा रहा। सो दिस वाज अ कॉमन प्रॉब्लम, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर आई केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, अबाउट द मार्केट्स, किस तरीके से फिर रिकवरी टाइम शुरू हुआ और इस तरीके से शुरू हुआ। तो देयर वर मेनी पीपल हु वांटेड टू लर्न। उन्होंने कहा कि आप हमें भी सिखाओ जो भी आपको पता है। मैं कहा ऐसा कोई मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, इसका कुछ नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि इसका कोई कोर्स हो भी नहीं सकता। तो इनफैक्ट ऑडियंस ने ही कहा कि इसका कोई कोर्स नहीं हो सकता, आपको जो आता है वो तो बताओ। अच्छा चलो हम बाद में देखते हैं फिर हमें क्या करना है। देन आई गॉट इनक्लाइंड टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल टाइम RA। तो उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस में किया। I became in March 2025. We applied in 2024. I completed my MBA in finance. आपने फिर MBA in finance स्पेशली किया इसके लिए? जी, इंटरेस्टिंग। जी, I completed my MBA in finance, और फिर राघव रिसर्च सर्विसेज LLP की शुरुआत हुई, और उसने तो सर क्या डॉक्टर की पढ़ाई कम थी जो आपने वापस पढ़ाई में आ गए? हाँ सर, एन इन्वेस्टर और डॉक्टर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। डॉक्टर भी सारे टाइम पढ़ता रहता है, इन्वेस्टर को भी सारे टाइम पढ़ना होता है। तो जितना पढ़ते हैं उतना ही हमें छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं या बुक्स हैं और किसी के एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये सारे बहुत काम आते हैं इसके अंदर। बट ये अलाउड है एज अ डेंटिस्ट आप RA बनना? आई हैव गिवन अप माय डेंटल प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस हाँ, छोड़ दी? आई हैव गिवन अप माय डेंटल प्रैक्टिस। फुल टाइम RA, पार्ट टाइम RAs भी होते हैं वैसे।
अभी नया कंसेप्ट है। हाँ, पार्ट टाइम आरएस का नया कॉन्सेप्ट है, बट राघव रिसर्च तो पूरी तरीके से फुल टाइम आ रही है। इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो क्योंकि आप डेंटिस्ट थे तो आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर्स कौन से मिस्टेक्स करते हैं, या एज अ प्रोफेशनल अपन इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, प्रोफेशनल्स कौन कौन से मिस्टेक करते हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में हो, आपकी कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती है, वो आपने भी करी होगी, स्पेसिफिकली जब आपने मार्केट को सीखना स्टार्ट किया था। तो ऐसी मुझे 4 से 5 अपन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं जो सभी के लिए काम आएगी, कि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप सैलरी में हो, अगर आप आज के दिन जॉब कर रहे हो, या फिर इवन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तब भी मार्केट की मिस्टेक्स तो मोर और लेस सेम ही होगी। तो कौन सी मिस्टेक्स है और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, इसकी एक मास्टर क्लास दे देते हैं अपन यहाँ से। फाइनेंशियल मिस्टेक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, एक हो गया फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मिस्टेक मुझे लगता है जो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है, दैट इज लूजिंग टाइम। क्योंकि हम सब समझते हैं, हम सब ने कहावत सुनी है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, शायद वॉरेन बफेट जी ने कहा था इस बात को। बट कंपाउंडिंग के साथ एक इंट्रिंसिक चीज़ जुड़ी हुई है, एंड दैट इज टाइम। कंपाउंडिंग टाइम के साथ काम करना शुरू करती है, एंड व्हाट वी डू इज हम बड़े लिबरली टाइम को लूज करते हैं। अगर मैं आज से कमाना शुरू करता हूँ, मैं आज से कभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करता, कर दूंगा अगले साल कर दूंगा, अभी गाड़ी खरीदता हूँ फिर कर दूंगा, अभी एक घड़ी खरीदता हूँ कर दूंगा, एक आईफोन खरीद लूँ फिर कर दूंगा। और वो जो टाइम हम लूज़ करते हैं, वो टाइम वापस लौट के नहीं आता। आपने 2 साल लूज़ करे, वो 2 साल गए, वो कंपाउंडिंग में आपके बहुत बड़ा फ़र्क डाल देंगे जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे उसको। तो चाहे आप कुछ खरीदो ना खरीदो, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है या 10,000, आप सिर्फ चाहे 500 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करो, आप 500 रुपये का SIP शुरू करो, कुछ भी करो लेकिन शुरू करो। एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता चलना शुरू होगा। जब आप 500 रुपये भी डालोगे हर महीने के, तो आप उसको देखना शुरू करोगे, आपकी ओरिएंटेशन शुरू होगी, आपको समझ में आनी चीज़ें शुरू होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि ये सरल नहीं हो सकता मार्केट, और ये मार्केट सरल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। बट आप समझने की कोशिश तो करो, उस तरफ चलेंगे तो समझ में आनी शुरू होगी। तो दैट इज़ फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 1, कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं शुरू करते। फाइनेंशियल मिस्टेक नंबर 2 इज़ कन्फ्यूजिंग ट्रेडिंग विद इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप या कोई भी जना ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, खास तौर से इफ़ दे गो इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और दे गो इनटू इंट्राडे, डोंट कंफ्यूज दैट विद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट समथिंग एल्स। इन्वेस्टमेंट होगा आप पैसे डाल के छोड़ोगे, यू आर किसी और को आप काम करने दे रहे हो उस पैसे पे, कोई और जना काम कर रहा है। आपने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा है तो कंपनी का प्रमोटर काम कर रहा है उस कंपनी को बढ़ाने के लिए। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, फंड मैनेजर काम कर रहा है उसको वो मैनेज करने के लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है उसके लिए। तो डोंट कंफ्यूज दैट, दोनों चीज़ों को अलग रखिए। इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लीजिए क्योंकि वो आपकी वेल्थ क्रिएशन में आगे चल के हेल्प करेगा। अगर हम स्पेसिफिकली मार्केट्स के बारे में बात करें कि स्टॉक मार्केट में आकर के सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और जो शायद मैंने भी जो करी है और सभी लोग करते हैं, दैट इज़ बाइंग और सेलिंग की जो टाइम होता है, ईदर बाइंग टू अर्ली और सेलिंग टू अर्ली। मुझे लगता है कि बाइंग टू लेट और सेलिंग टू लेट इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। बाइंग टू अर्ली एंड सेलिंग टू अर्ली, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं कि आपने बिना सोचे समझे उसको खरीद लिया और बिना सोचे समझे उसको बेच दिया। तो यहाँ पे ये या तो हम गलत एंट्री ले जाते हैं उसके अंदर, या फिर गलत टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं। कैसे किया जाए? गलत एंट्री हम अवॉइड कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। पहले थोड़ा सा 1-2 दिन और दे दीजिए, 4 दिन और दे दीजिए, कहीं नहीं भागेगा, ना वो स्टॉक भागेगा ना वो कंपनी भागेगी, और भागने तो भागने दीजिए। बहुत सारी और कंपनीज है, 5-7 हज़ार कंपनीज है, कोई ना कोई मिल जाएगी। सर इस पर ना मैंने अभी रिसेंटली बोला था, क्या होता है जैसे अभी सिल्वर का भी मोमेंटम आया था, सिल्वर के मोमेंटम में पूरी दुनिया पागल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो टुमारो, और फिजिकल मार्केट में 180, 190, 2 लाख में भी बिक रहा था। हाँ। लोगों ने बिटकॉइन से कंपेयर कर दिया सिल्वर को। उस समय मैंने यूट्यूब पे ये एग्जैक्ट सेम बात बोली थी, अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया ना तो उसके पीछे पागल भी मत हो कि बस अब मेरे को चाहिए ही चाहिए क्योंकि देयर इज नो टुमारो, 5% ऊपर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगना लग जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कि भैया ये तो इतना भाग रहा है, नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा घर बार बिक जाएगा, तो भाई मत लो उसको। वो फोमो जो क्रिएट होता है ना मार्केट के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबको जब एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी उसके बाद उसमें नहीं चढ़ा सकता। सर मैं बताता हूँ, 180, 190 में सबको सिल्वर में वैल्यू दिख रही है, 170 में दिख रही है, 60 में किसी को नहीं दिख रही किसी को नहीं दिख रही थी। गजब कर रहे हो यार। सो आई थिंक दैट इज वन मिस्टेक कि बिना रिसर्च के आप उसमें घुस गए। जैसे रिसर्च कर लोगे तो आप अर्ली एंट्री अवॉइड कर हाँ, जाओगे। और कई बार ऐसा भी होगा, अगर आपने 10 स्टॉक सोचे कि मुझे इसमें जाना है, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे शायद 7 आप अपनी लिस्ट से हटा दोगे, 3 ही रह जाएंगे वो। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो 3 ही चलेंगे, वो 7 नहीं चलेंगे। अगर वो 7 चलते हैं उनको चलने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, कल को फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं। एंड आई थिंक द नेक्स्ट और इवन इससे भी बड़ी अगर कोई मिस्टेक हो सकती है, दैट इज सेलिंग अ स्टॉक टू अर्ली। वो सिर्फ 10-20% का प्रॉफिट लेके, 40% का प्रॉफिट लेकर के, और वो मेरे ख्याल से हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने बेचा और उसके बाद जो उसके वो भागना शुरू करता है। तो दैट पेशेंस खरीदते समय भी पेशेंस कुछ चाहिए क्वांटिटी आपको। तो हमेशा होल्ड कर लो विनर स्टॉक। हाँ, कुछ तो होल्ड करनी चाहिए, और अगर बेच रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों एग्जिट ले रहे हो।
इसमें से? इसमें ना सर मैं बताता हूँ, जो आपने सबसे पहले मिस्टेक बोली थी ना, वो ये था कि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया या टाइम से स्टार्ट नहीं किया। इसके लिए ना मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको हमेशा टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हर इन्वेस्टर की एक साइकिल होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आफ्टर मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स और सबके लिए बात करते हुए, यहाँ पे डिस्कशन करते हुए, लोगों से मिलते हुए, आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो करता है। अच्छा ग्रो करता है, आपको ऐसा लगता है यही भगवान है, बाकी सब चीज़ें बकवास है, आप वहाँ से सारा पैसा अपना उसमें डालने के लिए रेडी हो जाते हो। आप कहते हो एफडी गई भाड़ में, अपन तो इधर डालेंगे, और ये अपन को समझ भी आता है। आप वहाँ पे पंप इन करते हो, वो और ऊपर जाता है। ऊपर जाने का एक ऐसा समय आता है कि आपका कॉन्फिडेंस मार्केट पे इतना होता है कि आप इवन अपनी इमरजेंसी फंड भी मार्केट में डालने के लिए आज के दिन रेडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, आप भर भर के इन्वेस्ट करते हो। अभी आपको बिगनर्स लग चल रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर अचानक से ऐसा होगा कि वो फट नीचे आ जाएगा, आपके 3 साल के रिटर्न जीरो हो जाएंगे, आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो एफडी थी। ये होता है आपका लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट। हर एक इन्वेस्टर का 3 से 5 साल के बीच में एक ऐसा टेस्ट होगा जिस समय ये डिफाइन होगा कि वो बंदा स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा। ये 3 to 5 ईयर्स का एक ऐसा टाइम होराइजन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है। इसमें एक समय आपका 3 साल के रिटर्न जीरो भी जाएंगे और एक बार नेगेटिव भी जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल उस समय होगा। आपने सस्टेन कर लिया तो फिर आपकी आगे की जर्नी बहुत स्मूथ है। बट एक बार भगवान बड़ा पैसा देने से पहले आपका बड़ा टेस्ट करेगा। और आपने जो कहा सर जल्दी स्टार्ट करो, आई थिंक जल्दी स्टार्ट करने का फायदा ये है कि आप में वो रिस्क एपेटाइट बची है। जब 3, 4, 5 साल के रिटर्न्स आपको जीरो या नेगेटिव दिख रहे हैं, फिर भी आप विश्वास रख सको अपने इनिशियल कन्विक्शन में। आप आए थे 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, पर अब आप 5-7 दिन की वॉलिटिलिटी, 5-7 महीने की वॉलिटिलिटी पे निकल रहे हो। नहीं निकलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी स्टार्ट कर जाओ। जल्दी स्टार्ट का एक और भी फायदा, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। जब आपका कम पैसा लगा होता है तो आपको वॉलेटिलिटी परेशान नहीं करती। रिस्क जो होता है दैट इज, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने पैसा कितना वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपए है और मैंने सिर्फ 5,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, या मैं 2-3 हज़ार रुपये की SIP चलाता हूँ, तो मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ी होगी। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस 2-3 हज़ार रुपये से, क्योंकि मेरे पास तो 1 लाख रुपये की इनकम है। लेकिन अगर मैंने 1 लाख रुपये की इनकम पे 25,000 रुपये या 30,000 रुपये में इन्वेस्ट करूँ, अब मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत छोटी हो जाएगी, बिकॉज अब मैं उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकता। तो स्टार्टिंग अर्ली आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हो। जब आपको समझने में आने लगती हैं चीज़ें, आपको इसकी साइकिल्स का अंदाज़ा लगने लगता है, आप स्केल अप कर दो। बट आप स्टार्ट ही लेट करोगे तो स्केल अप कब करोगे? मैंने रिसेंटली विजय कीड़े सर से कॉन्वर्सेशन करी थी, उनसे हमारे रिस्क पे डिस्कस हो रहा था। मैंने कहा रिस्क होती क्या है सर, आप ये बताओ। तो उनका बहुत सिंपल सा कहना था कि अगर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, कहीं पे भी इन्वेस्टेड है, रात में अगर ट्रम्प साहब कुछ भी कर देंगे और उससे आपको डर लग रहा है तो वो आप रिस्की एरिया में जा रहे हो। अगर आपकी रात की नींद खराब हो रही है ये सोचते हुए कि ट्रंप ने कुछ कह दिया तो कल मेरा पोर्टफोलियो डाउन होगा, तो ये आपकी हैसियत से बाहर का पोर्टफोलियो, आप इसे नहीं संभाल पाओगे। और अगर आपको रात में टेंशन नहीं हो रही, चाहे ट्रंप साहब कुछ भी कहे, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, और आप कंफर्टेबल अपने जोन में, अपने सिलेक्शन, अपने प्रोसेस में, वो आपके लिए रिस्क नहीं है। डेफिनेटली सर, अगर किसी के भी कहने से आपको दिक्कत हो रही है तो पहली बात तो आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हो, कि शायद आपको आइडिया नहीं है। दूसरा कि वही आप अपने हैसियत के बाहर चले गए हो, जितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। लगता है हैसियत, हाँ, लेकिन इसको समझना हार्ड फैक्ट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपनी चादर से ज़्यादा पैर पसार दिए वहाँ पे, आप लेवरेज पे काम कर गए हो, या फिर आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो आपको किसी और खर्चे के लिए 2 महीने बाद चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, तो आपने टाइम जोन डिसाइड कर दिया उसका कि 3 महीने में अभी प्रॉफिट लॉस डिसाइड होना है। और अगर आपने उसको ओपन छोड़ रखा है कि मैं नहीं निकालूंगा 5 साल भी, मार्केट को जो करना है करे, ट्रम्प को जो बोलना है बोले, जो पॉलिसी आएगी आएगी, मैं तो इसको नहीं करूँगा, मैं 5 साल के बाद में मैं 7 साल और होल्ड कर जाऊँगा, तो ऐसा इन्वेस्टर हमेशा विनर रहेगा। सर मिस्टेक की तो अपन ने बात कर ली, बट आपने इस मिस्टेक में बात कर दी बीच में ट्रम्प की। तो ट्रम्प, क्या लग रहा है आपको, इनका क्या माइंडसेट है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड? क्रिप्टो मार्केट में भी कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ कर जाते हैं, कभी कंट्रीज से एक दिन आके बोलते हैं कि भैया चाइना पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगले दिन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, और ये भी कहते हैं कि देखो मैंने चाइना से जीत गया। पर इवेंचुअली वैसे देखा जाए तो मतलब नो अच्छी फीलिंग्स फॉर चाइना, बट चाइना ने जो जो चाह रहा था उसने करवा दिया ट्रम्प से। जी, तो क्या है इसमें, ये क्या है ट्रम्प का मैटर? ट्रम्प इंडेक्स क्या बोलता है? आई थिंक मिस्टर ट्रम्प को कुछ ऐसा लग रहा है कि यूएस के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, यूएस के साथ लोग बड़ी मनमानी करते हैं, तो उन्होंने जो लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, वो इसीलिए दिया कि हम जो बाकी देश हमें लूटते आ रहे हैं आज तक, जो उनका कहना है, एंड उस लूट के बाद भी दे बिकेम द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनको सारे देशों ने लूटा है, तो वो सब देशों को जो टैरिफ्स हैं, क्योंकि वो सबके साथ ट्रेड काफ़ी अच्छा करते हैं, तो टैरिफ्स को उन्होंने बंदूक बनाया कि अगर आप नहीं करोगे तो ये बंदूक चलेगी और आपके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। इंडिया के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया, चाइना के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। बट इंडिया का स्टैंड बहुत पसंद आया। इंडिया का स्टैंड अच्छा था, और इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट है
कि उसे ये कुछ 40-50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट से या उससे बहुत लंबे समय तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत साल पहले हमारे प्रधानमंत्री हमें नारा दे चुके हैं आत्मनिर्भर भारत का, वो मेक इन इंडिया का, और बहुत सारे वो दे चुके हैं। वो सारी तैयारियां जो सालों से चल रही थी, वो रेजिलियंस आज यहाँ पे आके शो हो गई कि अगर कोई इतना बड़ा टैरिफ्स आए भी तो हम इतना इकोनॉमी हमारी शेकन अप नहीं हुई। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके बाद भी ये सब अब्जॉर्ब हो जाएगा और सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। फिर इन्होंने जो लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ, इन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ ने इनके साथ समझौता कर भी लिया। इंडिया ने भी काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से ट्रेड डील हो, क्योंकि नोबडी वांट्स डिसरप्शन इन बिजनेस। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बट द रियल क्वेश्चन इज़ कि इस सब कुछ को करने से अगर वो अपनी जीडीपी को बढ़ा पाते हैं, अगर वो अपनी ग्रोथ रेट कुछ एक्सेलरेट कर पाते हैं, अपनी डेट्स को कुछ कम कर पाते हैं, और वाकई में अगर एक नॉर्मल अमेरिकन की जो मिडिल क्लास है उसकी लाइफ को सुधार पाते हैं बिना किसी और कंट्री को अफेक्ट करे, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्री ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है तो वो भी बहुत दिनों तक उनकी वो चीज़ नहीं चलेगी। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी को आज आप ग्लोबल इकोनॉमी से डीकपल नहीं कर सकते। हम एक मेजर प्लेयर है, मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उस इकोनॉमी के अंदर। तो अगर ये सारा बैलेंस मेंटेन करते हुए वो अमेरिका की हालत को सुधार पाते हैं तो आई थिंक उनका ये सब कुछ ठीक था। बट ये तो बहुत प्री मैच्योर है इस समय ये सोचना कि उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर जो भी टैरिफ के बॉम्ब्स गिराए हैं वो किस तरीके से प्ले आउट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जगह बॉम्ब गया है फिर वापस आया है, बॉम्ब गया है फिर डिफ्यूज़ करा गया है। उन्होंने ही बॉम्ब फेंका भी है, फिर उन्होंने ही उसको डिफ्यूज़ भी कराया, चाहे वो किसी से बातचीत करके करा हो चाहे कुछ करा हो। तो आई थिंक शायद इससे बेटर ये रहता कि सबको एक जगह बुला करके बात भी की जा सकती थी कि हम किसी समझौते पे आ जाते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो माइट भी इतना जो टसल क्रिएट हुआ है शायद ना होता। इंटरेस्टिंग। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी सर आपके साथ, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम भी दिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे गोल्ड और सिल्वर की बात करता, बट आई वांट यू गाइस कि क्या हमें राघव सर का गोल्ड और सिल्वर के ऊपर एक डेडिकेटेड कॉन्वर्सेशन करना चाहिए? क्या आपको गोल्ड और सिल्वर पे आउटलुक चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? तो कमेंट करके बताइए। अगर लोग चाहेंगे तो अपन गोल्ड और सिल्वर पे कभी कॉन्वर्सेशन करेंगे। एंड मुझे पता है आपका गोल्ड और सिल्वर पे भी रेगुलर बातचीत करते हैं और आपको पसंद है ये एसेट क्लास, बट उसके लिए हमें कमेंट्स चाहिए सर। अगर लोग चाहेंगे कि गोल्ड सिल्वर बात हो तो हो। और कोई फाइनल मैसेज, हमारा डिपार्टिंग मैसेज इस कंप्लीट कॉन्वर्सेशन का, जो आप सबको शेयर करना चाहते हो कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है जो एक प्रोफेशनल का है, जो पहले डेंटिस्ट था और अब स्टॉक मार्केट के रिसर्च एनालिस्ट तक पहुंच गए हैं, सफ़र है। अगर इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देख रहे हैं और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट से और पैसे से रिलेटेड हैं, वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के साथ स्टार्ट अर्ली, छोटे अमाउंट से शुरू करिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट हो। फोमो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं भागेगा, ना स्टॉक मार्केट भागेगा ना म्यूचुअल फंड्स भागेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इंडियन इकोनॉमी कहीं नहीं भागेगी, ग्रो करती रहेगी। छोटा से शुरू करिए, समझ के चलिए, चीज़ों जैसे जैसे समझ में आएंगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी भी आती जाएगी। और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एसेट क्लास है दैट इज़ स्टॉक मार्केट। हम बाकी मार्केट्स को तो समझते हैं, टाइम भी देते हैं, स्टॉक मार्केट को नहीं देते। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, उसको समझिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अमेजिंग, थैंक यू राघव सर फॉर द कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, आप सभी के लिए, आपकी रेफरेंस के लिए मैं सर के हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इवन सर की संडे की क्लास है उसको भी जस्ट फॉर रेफरेंस आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्वर्सेशन कैसी लगी और इस कॉन्वर्सेशन का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आई विल बी हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन विथ यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन। तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।